तुम्हारी मंजिल से, या आप कह सकते हो तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और डुबो देता है कोई नाम तक खानदानों के, डुबो देता है कोई नाम तक खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मित्रों, इन्हीं ओजस्वी शब्दों के साथ मैं जितेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं। आज ये जो लाइव है फेसबुक, ये बहुत ही ख़ास ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों से मैं यहाँ रूबरू हो रहा हूँ, और ज़रूरत है आरपीएससी द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। हमारे विषय राजनीति विज्ञान, और ख़ासकर राजनीति विज्ञान के अलावा भी आप इसे समझ सकते हैं परीक्षा की रणनीति। जब कभी भी अचानक से कोई परीक्षा तिथि घोषित हो जाती है तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, विद्यार्थी जो है ऊहापोह की स्थिति में आ जाते हैं, क्या करें और क्या ना करें की स्थिति में। तो मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि एज ए विद्यार्थी, एज ए गाइड, एज ए दोस्त आप लोगों से आज ये परिचर्चा करें, और एक सार्थक परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों को शेयर कर दो, बस कुछ सेकंड में आपके ले रहा हूँ, फिर फटाफट से बिना समय को गंवाए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये काम आप भी साथ साथ करते रहें। हाँ, तो आज की परिचर्चा जो है मैं क्लियर कर दूं, 4-5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु होने वाला है वो ये है कि समय प्रबंधन कैसे किया जाए किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से। इस समय प्रबंधन को संदर्भ होगा राजनीति विज्ञान विषय का उदाहरण लेते हुए। विषय सारे हो सकते हैं, कोई ज्योग्राफी से हो सकता है, कोई किसी और विषय से हो सकता है, लेकिन हाल ही में आरपीएससी द्वारा अचानक से जो एग्ज़ाम तारीख घोषित की गई है कॉलेज शिक्षा में या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, उसके संबंध में हम अपनी रणनीति साझा करेंगे। तीसरा बिंदु जो होगा, यहाँ तक तो सब लोगों के काम की परिचर्चा है कि जब एग्ज़ाम अचानक से आ जाए तो किस हिसाब से हमें करना है, क्या करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये होने वाला है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए क्या सटीक रणनीति रहेगी, कौन कौन सी किताबें हम प्रेफर करें। चूँकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हर कहीं हमारे जैसे लोग ज्ञान की उल्टियां करने में लगे रहते हैं। यूट्यूब खोल के देखो तो ढेरों किताबें बता दी जाती हैं, पता लगे कि समस्या सुलझाने के लिए यूट्यूब ऑन किया था और एक और समस्या में उलझ गए। इतनी सारी किताबें, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसा मैटर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कई सारे सक्सेसफुल जो मित्र हैं, जो सीनियर्स हैं, जो साथी लोग हैं, उन सब से परिचर्चा के बाद पिछले 10-15 दिन में मैंने एक परिचर्चा उनसे अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म पे चर्चा की, बातचीत की। उस बातचीत का जो सारांश निकाला मैंने, और सही मायनों में एज ए विद्यार्थी मैं क्या सोचता हूँ कि मैं इस परीक्षा में बैठ रहा हूँ तो मैं कौन सी रणनीति अपनाऊंगा, श्रेष्ठतम रणनीति, इसको मैं आपसे साझा करने के लिए आज यहाँ पे लाइव आया हूँ। तो आशा करता हूँ मेरे सारे दोस्त, सारे मित्र जुड़ चुके होंगे। मेरे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, आप लोगों का एक ग्रुप है शायद, उसमें शेयर कर दीजिए आप लोग मित्रों को। नमस्कार, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको नमस्कार। ओम प्रकाश जी गुड इवनिंग। मनोज जी नमस्कार। मनोज सर ज्योग्राफी के बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे गाइड करते हैं लोगों को। मैंने आज अपनी पहले सूचना में ये शब्द डाला था कि मेरे साथी और विद्यार्थी सबका स्वागत है। मित्रों, सभी का स्वागत है। संजीव जी नमस्कार। मीनाक्षी स्वागत है आप सभी का। तो मैं नाम सबके सवालों के जवाब भी लूँगा। तो संक्षेप में मैं बता दूं कि हमारी जो चर्चा है क्यों हो रही है, क्लियर हो गया होगा। सबके काम की बात है ना। बहुत ईमानदारी से मैं ये कहूँगा, चर्चा है तो अपनी जिज्ञासाएं भी कमेंट करना। कुछ पूछना चाहो तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। देखिए मित्रों, कितनी प्रासंगिकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, इस पर भी एक समीक्षात्मक लास्ट में चर्चा जरूर करेंगे। ये चर्चा मैक्सिमम 20 मिनट की रखेंगे, मतलब बहुत जल्द इसको समेटूंगा। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सीधा आता हूं मैं इस मुद्दे पर कि जब कभी ऐसा होता है कि अचानक से एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी एग्जाम की तारीख घोषित कर देती है, तो तारीख का समाचार आते ही सबके हाथ पैर फूलने लगते हैं। मैं भी इससे दूर नहीं हूं, आप भी उन्हीं में से एक हो। अपने विद्यार्थी या अपने साथी लोग, अनुज लोग भी उसी संगत में आते हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि ये आपके लिए घबराहट का विषय नहीं है, न केवल आपके लिए ये सूचना है, अपितु ये सबके लिए है। सो बी कूल, बी रियलिस्टिक एंड बी पॉजिटिव।
आज सुबह मैं अपने गांव से आ रहा था, कोइंसिडेंस कुछ घटना हो गई हमारे परिवार में, मैं वहां पे था। आज सुबह, कल शाम जब से ये सूचना डली है कि एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए। यू कांट इमेजिन कि अब तक अगर मैं काउंट करूं 300-400 फोन कॉल्स आ चुके हैं। उसके साथ मैसेजेस, व्हाट्सएप पे ढेरों मैसेजेस, सर क्या करें, सबका एक ही जिज्ञासा, सर क्या करें क्या करें क्या करें। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो, करना आपको है तो आपके लिए रणनीति कोई दूसरा भगवान नहीं देगा, आप ही को बनानी होगी। पर वो कैसे करें, मैं एक कोशिश करता हूं, अपने अनुभव से उसे साझा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो बताऊंगा वो रामबाण है, वो फाइनल है, पर आप हाँ उसका इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हो, क्योंकि आपकी क्षमताएं केवल आप पहचान पाते हो। आप में से बहुतेरे विद्यार्थी जो अभी जुड़े हुए हैं या आगे देखेंगे, हो सकता है मेरे से रूबरू हुए हों तो मैं उनको जानता हूं कि कितनी क्षमता में, पर बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मुझसे रूबरू नहीं हुए। तो चलिए आप लोग अपनी समीक्षा खुद करें। तो आज की परिचर्चा का पहला हमारा बिंदु जो है वो रहेगा, ये जिज्ञासा से शुरू करता हूं। आप में से सब ने एक सवाल पूछा था कि सर एग्जाम इसी तारीख को हो जाएगा क्या? बेतुका सवाल। ये प्रश्न आरपीएससी से किए जाने वाला जितेंद्र यादव से क्यों पूछा जा रहा है? मैं बुरा लगता हूं क्योंकि मैं टू द पॉइंट कहता हूं। कई लोगों को अखर जाती है मेरी बातें, पर मित्रों सही है। पढ़ने वाला एक बात ध्यान रखना, ये इतर बातें हैं, हो सकता है ऐसा होगा। अब आपका भी दोष नहीं देता ऐसा प्रश्न पूछने पे, क्योंकि पिछले दिनों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का हटाने के लिए नेतृत्व किया था, तो लोगों की आशाएं हैं कि सर इस बार भी कुछ ऐसा करें कि सरकार हमारी बातें मान ले। वो सब प्रक्रियाएं इतर हैं, पीछे बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, चिंता नहीं करो। आप लोगों को सिर्फ ये मान के चलना है कि जो तारीख दे दी उसी को एग्जाम होगा। पहला बिंदु नोट कर लीजिए, फाइनली ये नोट करके चलें, इधर उधर कुछ भी नहीं, एग्जाम हो रहा है। इज इट क्लियर? अब एग्जाम हो रहा है तो उसमें आप मुसीबत में नहीं हो, पूरी की पूरी जमात के लिए एग्जाम हो रहा है, तो फिर डर काहेगा? एक अब उसकी रणनीति क्या हो, मैं सीधा उस मुद्दे पर आता हूं। ये सबके काम की चीज है। देखिए, पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपको बेहतर गाइड जब कर पाऊंगा जब मैं एज ए विद्यार्थी सोचूंगा कि एक विद्यार्थी को किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। सबसे पहली जो समस्या है सबके साथ जो आती है, वो समस्या क्या आती है कि डिमांड को नहीं समझ पाते कि एग्जाम की डिमांड क्या होगी। मित्रों, मेरी अब तक की पढ़ाने की जो यात्रा रही है, आप कह सकते हो कुछ एग्जाम में सफल हुए, कुछ बहुत सारे एग्जाम में असफल होने की जो यात्रा का अनुभव रहा है, उन सारे अनुभवों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड सक्सेसफुल लोग भी जुड़े हैं, बहुत सारे अभी हाल ही में जो एग्जाम रिजल्ट्स आ रहे हैं असफल हुए होंगे। उसकी असफलता का कारण और सफल हुए हैं उनकी सफलता का कारण जो अब मैं बात करने वाला हूं, मुझे वो मिला है। हो सकता है थोड़ा इधर उधर आप मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं, पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि वो रीजन क्या रहा जिससे आप असफल हुए। सबका अपना अपना होता है, बट सबसे बड़ी रीजन यही निकल के आया कि आपने अप्रोप्रिएट पाथ, ये रास्ता नहीं अपनाया। सफलतम लोगों के इंटरव्यू सुन लेते हैं, बातें कर लेते हैं, पर बहुत सारे सफल लोगों को खुद को नहीं पता कि उन्हें बताना कैसे है कि मैंने किस रास्ते से चल के आया हूं। अब उसका रास्ता आप पर सही लागू हो, यह भी एक संदेह के घेरे में है। तो सीधी 100% की बात यह है कि आप अपनी तैयारी को शुरू करें पुराने पेपर उठा के। बात अजीब लगेगी, पर क्यों, मैं कारण बता देता हूं। पुराने पेपर उठाइए, सबसे पहला बिंदु नोट कर लें। पुराने पेपर उठाओगे तो सवाल यह आता है कौन से पेपर? भाई हाल ही के पिछले 3 परीक्षाओं के पेपर आप उठा लीजिए, मिनिमम 3 के। ऐसे मित्र भी मिल सकते हैं जिन्होंने 8, 10, 20 एग्जाम देखे, सबके पेपर देखे, उनके पास समय था, रणनीति बना ली। आपको अपने समय के हिसाब से रणनीति बनानी है, ठीक है। 3, कम से कम 3 परीक्षाओं के पेपर उठा लीजिए, एक एवरेज निकल के आ जाती है। देखो, पिछले दिनों कंडक्ट किया गया फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम को मानक नहीं माने। पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आया वो बिल्कुल अलग विशेषताओं वाला पेपर था, उसको आप मानक मान के कतई नहीं चले, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ऐसे पेपर दशकों में एक बार बनते हैं और ऐसी कभी परंपरा नहीं रही कि इस तरह के पेपर ने ट्रेंड चेंज किया हो। मानक स्थापित करते हैं परंतु उन्होंने ट्रेंड चेंज नहीं किया, इसलिए घबराना नहीं है। पेपर कौन से लेंगे मित्रों? 2013 से लेकर जो 16 में कंडक्ट किया असिस्टेंट प्रोफेसर का, इससे पहले 10 में हुआ, उन दोनों को उठा लो और ये फर्स्ट ग्रेड का ले लेना। तीनों पेपर ले लो। इन 3 पेपर के साथ साथ अपने अपने विषय का हाल ही में पिछला जो नेट कंडक्ट हुआ है,
एनटीए ने जो नेट का पेपर कंडक्ट करवाया है उसे जरूर शामिल करें। मेरा पिछले 10 साल का अनुभव रहा है कि आयोग जो नया परिवर्तन करते हैं वो कहीं ना कहीं नेट से इंस्पायर होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें। तो हाल ही के नेट के पेपर को जरूर लें, पिछले 3 पेपर्स को ले लें, साथ साथ उनका अध्ययन करें। आप कहोगे सर ये तो सब भाषण देते हैं, हम प्रैक्टिकली बात बताइए। प्रैक्टिकली बात ये है कि इससे फायदा क्या होगा। फायदा अब ये होगा कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है का सबसे अच्छा गाइडेंस ये पेपर देंगे। कोई प्रोफेसर फलाना सिंह, कोई प्रोफेसर फलाना यादव आपको नहीं बता सकता, कोई जितेंद्र यादव सही सटीक बात नहीं बता सकता। सबसे सटीक किसी किताब का अच्छा और बुरे का मानक क्या हो, किसी बुक का अच्छे और बुरे का मानक क्या हो, मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए इस बात को। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, जिसने सबसे ज्यादा सवाल जिसमें से आए या जिससे सबसे ज्यादा प्रश्नों की लैंग्वेज टकराती है वही बुक को आप फॉलो करो। समझ में आई बात। कोई किताब अच्छी और बुरी नहीं है। मैं कह दूं वो किताब अच्छी नहीं है, किसी और भाषणकर्ता ने बोल दिया हो, बहुत सारे मैं देखता हूं यूट्यूब पर भरमार है। पुस्तक वो अच्छी जो सबसे ज्यादा प्रश्न या तो सीधे या इनडायरेक्टली उनकी लैंग्वेज को कवर करे। इज इट क्लियर। अब आपको पुराने पेपर पढ़ने से सबसे पहला क्या क्लियर हुआ कि बुक्स कौन सी सेलेक्ट करनी है। क्लियर हो गया। मुझसे मत पूछिए बुक्स कौन सी, हालांकि आज बताऊंगा, मैं सजेशन भी जरूर दूंगा। तो बुक्स से आपको ये जांच होगी। एक और बात कि दूसरा फायदा क्या मिलेगा इन पेपर से, स्वयं की जांच हो जाएगी कि मैं कितने पानी में हूं, अर्थात मुझे मेरी तैयारी को क्या मोड देना है। एक तो किताबें क्लियर, दूसरा खुद क्लियर। भाई साहब 80% लोग खुश फहमी में जीते हैं कि मुझे तो आता है, ये मैंने तो अभी किया था, अभी वो एग्जाम क्लियर हुआ है, अभी फर्स्ट ग्रेड लगा हूं। वो 3 घंटे के संघर्ष का या आपने जो अटेम्प्ट किया उसका परिणाम था, ध्यान रखना। अब आप कहां स्टैंड कर रहे हो वो पेपर पुणे आपको बता देंगे। दोनों बड़ी समस्याएं क्लियर हो गई। किसने क्लियर करवाई, जितेंद्र यादव ने? नहीं, पुराने पेपर के विश्लेषण ने। अगला फायदा क्या होने वाला है, आपको यह पता हो जाएगा कि जो आप पढ़ने वाले हो उसमें से किस लैंग्वेज में क्वेश्चन हिट होने हैं, वही लैंग्वेज आपका दिमाग पकड़ेगा। ठीक है। अब एक और सलाह, मेरी एसेंशियल सलाह ये है, जो मुझे एक मित्र ने, एक अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताई थी ये बात भी और हमने डिस्कस किया, तो ये निकल के आए कि जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिसे एक साधारण विद्यार्थी भी कर लेगा वो आपका कतई गलत नहीं होना चाहिए। ये अपराध अक्षम्य होता है। जिस किसी के कॉमन क्वेश्चन गलत हुए, ज्यादातर विद्वान लोग जुड़े हुए हैं मुझसे यहाँ पे, ऐसे लोग जो खास करने के चक्कर में, मैं भी रहा हूं उन्हीं भीड़ में से, खास करने के चक्कर में आप वो तो सही करके आते हो जो सबका गलत हुआ है या बहुत टफ रहा है, लेकिन वो प्रश्न गलत हो गए जो बड़ी सिली से क्वेश्चंस थे, बड़ी सामान्य सी। हुआ कि नहीं? ऐसे प्रश्न कभी माफ नहीं किए जा सकने वाली गलती होती है, ये नहीं करना है इस बार। नोट कर लीजिए तीसरा पॉइंट। नमस्ते सभी मित्रों को जो अभी अभी जुड़े हैं, सबको नमस्कार। श्रवण जी, HR चौधरी जी, जितने भी लोग देख रहे हैं, और दोस्तों को, अपने विद्यार्थियों को भी ऐड कर दीजिए, है ना। ये परिचर्चा जारी रहेगी अपनी, और जो नहीं देख पाएंगे उनके लिए मैं इसको YouTube पर डाल दूंगा। कल मेरा जो पॉलिटिकल एजुकेशन नाम का YouTube चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। फिर भी अभी अपनी जिज्ञासाएं मुझसे पूछ सकते हैं। अगला फायदा क्या होने वाला है, देखो, बॉन्ड बनने के चक्कर में, मेक इट ए पॉइंट इन योर माइंड, गांठ बांध लो दिमाग में, बॉन्ड बनने के चक्कर में धारा के विपरीत कभी नहीं चलें, कभी नहीं चलें, कभी नहीं चलें। क्योंकि उन्हें एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है, एग्जामिनर जो होता है, पेपर सेटर जो होता है, और ब्लूप्रिंट क्या होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग, उसके आसपास ही उनका पेपर रहता है। आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए इसलिए आरोप लगाते हैं क्वेश्चन बाहर चला गया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो धारा के विपरीत बहने की कोशिश नहीं करें, ये दूसरी सावधानी। ये सब कब अप्लाई करना है, जब कम समय की रणनीति पर हम विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, एक बात ध्यान रखना कि जो आपने पढ़े हैं या जो आपको आता है या सुना है जिस टॉपिक के बारे में, उसको कतई कंठस्थ करके मुट्ठी में बांध लें, ताकि रिवीजन में उस पर टाइम खराब नहीं करें बाद में। प्रथम स्तर पर उन सबको अपने घर का मेंबर बना लो, अपने दिमाग के ये जो घर है ना, इसका मेंबर बना लो, ताकि लास्ट में अगर समय बच भी जाए तो कुछ चीजों को और ऐड कर सको। इसलिए जो आपने पढ़ा हुआ है उसको इतना पढ़ लो कि उसमें नेगेटिव नहीं करो। आप कहोगे बड़े सामान्य सी बातचीत चल रही है। भैया यही गलतियां आप करते हो जिनसे असफल रहे, अब आगे नहीं करनी है। रवि जी नमस्कार, समझ में आया? उनको जरूर ध्यान देना है। अब कुछ और चीजें देखें,
जितना आप पढ़ते हो उसमें दो चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल होता है कि रिवीजन और स्टडी जो शुरुआत में आप करते हैं, दोनों बड़े महत्वपूर्ण पार्ट हैं। मित्रों, शॉर्ट में बताऊंगा आपको, आप कैसे पढ़ते हो कोई मायना नहीं रखता, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, पर जैसे भी पढ़ते हो हमारा दिमाग एक मशीन है, हम मानवीय कमजोरियों के साथ सरवाइव करते हैं, और वो ये है, याद करने की एक तरीका होता है, एक मैकेनिज्म होता है मेमोराइज करने का, और वो मैकेनिज्म ये है कि कम से कम किसी भी चीज़ से आप फैमिलियर जब हो पाते हो जब 5 से 6 बार उसका रिवीजन हो चुका है। कितना? 5 से कम 5 या 6 बार रिवीजन आपका हो चुका है। पुनः ध्यान रखना, सबसे खतरनाक बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं। मायना नहीं रखता कि आपने 100% सिलेबस कवर किया, बस यार बहुत कम टाइम है, सुबह से रोने लगे हैं मेरे यार दोस्त सब लोग, मैं भी उनमें से एक हूं। जहां जहां मौका मिलता है मैं भी ठोक देता हूं, यार आरपीएससी ने ठीक नहीं किया, मेरे स्टेटस में लगाया कि मैंने कहा आरपीएससी ऐसा तो नहीं कर सकती। चलिए, हास्य की भाषा थी, पर 100% किसी एग्जाम में आया है क्या? मुझे बता दीजिए। 100% नहीं आया ना, पहली बात तो। दूसरी बात, 100% किसी एग्जाम की मेरिट जाती है क्या? नहीं ना। तो फिर काहे दबाव में आ रहे हो भाई? क्यों दबाव में आ रहे हो? नेहा जी, प्रकाश जी, सभी लोगों का स्वागत है। याद रखना, जितना किए हो, जितना कर रहे हो, उन सबको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन जरूर करना मित्रों, जरूर करना। अगर ये कर लिया, सफलता के लिए बहुत नजदीक रहोगे। समझ में आई मेरी बात? अपनी जिज्ञासाएं भी आप कमेंट में लिख सकते हो। इसके साथ साथ क्या पढ़ना है पर मैं चर्चा करूंगा, किताबें कुछ सजेस्ट कर दूंगा आपको, आज नाम लिखवा दूंगा। बड़े दिनों से कईयों की शिकायत आ रही थी, कुछ विद्यार्थी तो सीधा सख्त भाषा में बोल नहीं सकते, पीछे से जरूर कहते हैं, मन में गालियां देते होंगे कि पता नहीं क्यों नहीं बताते, ये वो है ना, उस पर बात करेंगे। अब बात आती है कि माहौल, टेस्ट और अपडेशन का और मूल्यांकन का कितना रोल है। देखिए, रिजल्ट जो है वो अध्ययन की बजाय माहौल का परिणाम है। मैं ये कहूँगा, अपने आसपास पूरा माहौल बना लीजिए पढ़ाई का, ऐसे ही मित्र बनाइए, फालतू नहीं। अब यार 70 दिन जीना मरना वही, उसी के बारे में सोचो, उठते बैठते नहाते खाते पीते सोते सब कुछ उसी के बारे में सोचिए, है ना। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा माहौल कहाँ मिलेगा? लाइब्रेरी में घुस जाइए कल से ही, 10-5 दिन में आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, और जब आदत पड़ जाए तो जहां मर्जी आए, चाहे शमशान में बैठ के पढ़ लो। जब एकाग्रचित्ता होती है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पढ़ोगे। और फोकस, रिजल्ट जो भी है, ध्यान रखना, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ फोकस। जिंदगी में ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई मूल मंत्र है, ना कोई साइड का मंत्र है, ना कोई कुछ और है। फोकस, फोकस और फोकस। फोकस से की गई 15 मिनट की पढ़ाई 5 घंटे से बढ़िया होती है। जितने भी सफल हुए हैं फोकस का ही परिणाम है, आसमान में से नहीं उतरते। राम अवतार जी नमस्कार। समझ में आया? फोकस से किया गया काम ही रिजल्ट देता है। तो फोकस नहीं है तो उठ के आ जाइए, कोई बात नहीं, आके सो लो यार, जिस पे डाइवर्ट हो रहे हो वो काम कर लीजिए, बाकी बाद में पढ़ाई होती रहेगी। इज इट क्लियर? चलिए, अब अगला जिज्ञासा जो मुझसे पूछी गई कि सर नोट्स कैसे बनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, कतई टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, इस बात को क्लियर कर लो। ये 26 लोग अभी मुझे देख रहे हैं मित्रों, पॉलिटिकल साइंस या जो भी विषय के आप लोग हो, सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स को या जो भी ग्रुप है व्हाट्सएप के, उनमें एक बार शेयर कर दो, है ना। फिर मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करूंगा। और अगर नहीं भी कर पाए कोई इश्यू नहीं, तो यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिए। ये यहाँ पॉइंट नोट नहीं कर पा रहे हैं ना, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ समय के लिहाज से, तो यूट्यूब पर जरूर देख लेना, आपको वहाँ मिल जाएंगे सारी चीज़ें। पॉलिटिकल एजुकेशन नाम का यूट्यूब चैनल है, अभी शेयर कर दूंगा कमेंट में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि मैं अगला बिंदु कह रहा था, नोट्स कैसे बनाएं। बहुत खास कला है नोट्स बनाने की, समय नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। नोट्स जिस तरह आप बनाते हो वो नोट्स नहीं होते। आप किताब पढ़िए, जो आता है उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आता उसे नोट डाउन करने की जरूरत है। ये भी गलत तरीका है। देखिए, प्रॉपर तरीका क्या है, मैं इसको विस्तार से यूट्यूब पर एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाई, एक पेपर पे लिखा है, मैं यूट्यूब पे इसको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना कि कैसे किन बिंदुओं को नोट्स में लिखना चाहिए। सिर्फ बिंदुओं को लिखो, उसको बाद में जब आप रिवाइज करो तो केवल उन बिंदुओं को देखो। अगर वो पूरी कहानी याद आ जाती है, रफ पेपर पर उतार रहे तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रही है तो फिर किताब खोल के देखो, इस बहाने रिवीजन हो जाएगा और कमजोर कड़ी भी पकड़ में आ जाएगी। तो नोट्स होते पॉइंट टू पॉइंट, फालतू नोट्स नहीं होते। आप किताबें लिखने लगे हो यार, राइटर बाद में बनने लगा, बाद में बन जाना भाई,
समय नहीं है, नोट्स पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, राइट। अगला नोट्स की आई थिंक क्लियर हो गई होगी, और इन बिंदुओं पर विस्तार से जो चीज़ है पूरा डायग्राम बना के मैं आपको एक पेज शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब पे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हर ऑप्शन को क्लियर करें क्या जब अभ्यास करें। देखिए एक खास चीज़ सुनिए, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि जब अभ्यास क्वेश्चंस का करते हो तो दो तरह के पेपर होते हैं, एक तो सोल्ड पेपर होते हैं, एक अनसोल्ड होते हैं। सोल्ड को ही लीजिए, इतना समय नहीं है कि अनसोल्ड पेपर को देखोगे। जो आए हुए हैं ना, पर आए हुए पेपर में चारों ऑप्शन क्या कहते हैं को अगर आपने विश्लेषण कर लिया, एक बार देख लिया, तो मजे आ जाते हैं। सही क्या है वो चीज तो हो गई, ठीक है, अरे भाई वो दूसरा क्या कहता है, अगर वो भी आपने देख लिया तो बड़ी गहरी तैयारी हो जाती है, मजेदार तैयारी, एक साथ रिकॉल करने का टाइम मिल जाता है। तो क्वेश्चन पेपर को जब एनालाइज करो तो पहले स्तर पर एनालाइज, दूसरे स्तर पर स्टडी जब करो तो हर पॉइंट को आपको गहरे से देखना है, ठीक है। अब जो पेपर आपने उठाए थे उनमें एक चीज और करना कि हर वर्ष के जो भी पेपर आए हैं उनमें कुछ पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं जिनमें अक्सर हमेशा पूछा गया है, हर साल वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। मित्रों ये एक ट्रेंड है, इंडिया में कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी हो, कुछ पॉपुलर टॉपिक होते हैं जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, उनको मार्क कर लीजिए। सिलेबस का पन्ना उठाओ, अंडरलाइन कर लो लाल पेन से। रवि जी पूछ रहे हैं कि अभ्यास प्रश्नों या फिर थ्योरी रीडिंग, इन दोनों में संतुलन कैसे करें। हाँ वही उसी पर मैं बात कर रहा हूं। अभ्यास प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, पेपर जो आए हुए हैं उनको पढ़ लीजिए, अच्छे से अध्ययन। आप जैसे टॉपिक में है, पहला टॉपिक एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ रहे हैं उदारवाद, आइडियोलॉजी में हम उदारवाद पढ़ रहे हैं, उदारवाद पढ़ लिया पूरा। अच्छा ये बात क्लियर रखना, एक टॉपिक पढ़ना शुरू करो तो जब तक मत रुको जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो ले, घंटों में मत बांटना स्टडी को, टॉपिक बीच में नहीं छूटना चाहिए। ह्यूमैनिटीज में पूरा टॉपिक कंप्लीट करके रुको, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उदारवाद आपने पढ़ा। अब ऐसा क्वेश्चन सेट उठाइए जिसमें पेपर आए हुए क्वेश्चन, उदारवाद में क्या ट्रेंड रहा है, क्या क्या पूछते हैं, उस क्वेश्चन को गहराई से पढ़िए कि अच्छा इस तरह उदारवाद में। फिर उस क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने तो थ्योरी में क्या छोड़ना है अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? थ्योरी में क्या छोड़ना है किसने बताया? वो क्वेश्चन के ट्रेंड ने बता दिया कि फालतू की चीजें हैं। आपने देखा कि स्वप्न लोक समाजवाद पढ़ रहे हैं, स्वप्न लोकीय समाजवाद पर प्रश्न नहीं आता और आ रहा है ट्रेंड, तो क्या आता है कि निम्न में से कौन से उस धारा से रिलेटेड केवल नाम आ रहे हैं। तो फिर आपको फोरियर को या फिर और जितने भी हैं उनको गहराई से पढ़ने की क्या जरूरत है? समझ में आया? क्या जरूरत है उसमें घुसने की? समय बचाइए भाई, उस टॉपिक को आप स्किप करके केवल राइटर्स के नाम ध्यान रखो और निकल जाओ आगे। आपने देखा यार मार्क्सवाद से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, अंदर से पूछते हैं, तो क्रांतिकारी समाजवाद को टिक कर लो, उसको जैसे वहां पे देखा फिर आप थ्योरी उठाइए और उसमें से गहराई से पढ़िए। जब पढ़ लिया तो नोट्स वाली नोटबुक उठाइए और उसमें ऊपर से डाल लो क्रांतिकारी समाजवाद समर्थक, बस नाम लिख लो। जैसे मार्क्स आया, सपोज करो मार्क्स ने क्या दिया, सबसे पहले ऊपर लिख दिए व्यक्ति विचार, दूसरा लिख दो समाज विचार, तीसरा लिख दो उसकी प्रकृति, बस एक एक शब्द लिख के छोड़ दो। और फिर बाद में नोट्स में जब रिवीजन करो तो व्यक्ति विचार, फिर किताब को उठाओ, अच्छा व्यक्ति के बारे में क्या कहता था, नोट्स वही हैं, उनमें कुछ नहीं लिखना है अड़ंगा, किताब में से देखिए, समझ में आ जाएगा सटीकता कैसे बनी रहती है। इज इट क्लियर? समझ में आया चौधरी साहब? थ्योरी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ तो इतनी ज्यादा है, हर रोज बनती है पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी। मैं तो ये कहता हूं मुझे एक नया राजनीति विज्ञान की थ्योरी, अभी गांव से आया हूं, मुझे एक सामाजिक आंदोलनों की नई थ्योरी विकसित होती नजर आ रही है। मैंने वहां पे देखा कि शाजापुर बॉर्डर पर किया जाने वाला आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल मोड पर पहुंच चुका है, एक ऐसे ये आंदोलन करने वाले लोगों के गले की फांस बन चुका है। मैंने अध्ययन किया घर रह के, मैंने महसूस किया, वहां के लोगों की राय जब जानी, जरा समझिए समाज की बातें हैं, ये समाज का अध्ययन है। मैंने पाया कि यह आंदोलन ऐसे फेज में पहुंच चुका कि जहां से वो सोच रहे हैं सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई। समझ आया कि फेंक भी नहीं सकते, उसे बंद भी नहीं कर सकते, करें तो क्या करें? क्योंकि वहां की जो जियो इकोनॉमिकल और जियो सोशल जो विशेषताएं हैं, खासियतें हैं, इलाके की जो अपनी स्थानीयता की स्थानिकता की जो विशेषताएं हैं, लोगों की सोच है, परिस्थिति की विशेषता है, उसका अध्ययन ही नहीं किया उन्होंने, उस जगह को चुन लिया। एक तो वो पूरी बेल्ट क्या है, बीजेपी जो है प्रभावित है। दूसरा वहाँ के किसानों की अपनी समस्याएं हैं, स्थानीय लोग, वहाँ नज़दीक औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लोगों को रोजगार मिलता है, वो सब बाधित हुआ पड़ा है, लोगों के आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है इस आंदोलन को वहाँ पे। तो मैंने आज पाया कि यार सामाजिक आंदोलनों में जो है जियो सोशल कंडीशंस अपना एक खास महत्व रखती हैं।
अगर हम जो है भौगोलिक आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह की चीजें थ्योरी में बनती रहती है। थ्योरी कुछ स्थायी नहीं होती पॉलिटिकल साइंस में। इज इट क्लियर? टेंशन मत लेना कि मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाड़ में जाए चीजें, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। एग्जाम को ठीक से समझिए कि एग्जाम की मांग क्या है, टाइम बहुत सफिशिएंट है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पर इस टाइम को भी आप अगर बांट के इधर उधर बांटोगे, दिल फेंक हो ना, आप क्या कम हो? आइए ले जाइए, सबको बांट बांट के देते हो। आविर्भाव प्रणाम, रवि जी नमस्कार, सबको नमस्कार। भाई जिनकी कमेंट में नहीं ले पा रहा हूं उनको भी सादर प्रणाम। नाराज मत हो जाना, कभी नाराज होगी उछल के भाग जाओ, इससे बेहतर है दोस्तों को और बुलाओ। ठीक है, अगला एक जिज्ञासा जो लोगों ने मुझसे पूछी है, नोट्स की शायद क्लियर हो गई होगी, पिछले पेपर का महत्व क्लियर हो गया होगा, आपको कैसे पढ़े का क्लियर हो गया होगा। अब देखो, और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मैटर कितना रखें और मैटर कौन सा रखें। सीधा सीधा मैं आता हूं, है ना। मैटर जितना सीमित हो सके सीमित रखिए, जितना सीमित मैटर है फायदा रहेगा। आप कहोगे सर वो सवाल छूट गया। अरे यार आपका ही थोड़ी छूटा है, सबका छूटा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा अरे सर उसमें कनाडा का संविधान दे रखा है, मैं तो मारी गई, मैं तो मर गया, कहां से ढूंढूंगा, उसमें है ही नहीं। अरे भैया पुलंदा या बड़ा ग्रंथ नहीं मिला तो छोटा देख लो, एक ही तो टॉपिक है, जरा उठा के देखिए कितने प्रश्न पूछे, ना के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों उससे कि आपने वहां से किया कि नहीं किया, उसमें कुछ छूटा कि नहीं छूटा, है ना। और उसके लिए भी अगर देखना है थोड़ा बहुत तो प्रोफेसर M.A. प्रियदर्शी का लेख है, PDF में उपलब्ध है नेट पे, कनाडा का, वो ले लीजिए, डाउनलोड कर लो। तो ऐसे टॉपिक से घबराना नहीं है, वो सबके लिए समस्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कोई सवाल हो तो बता दीजिए। हाँ, एक ग्रुप जरूर बना लें अपने अच्छे दोस्तों का, 2-3 मैक्सिमम 4 लोग होने चाहिए। और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं तो ब्लॉक मारो, साले को भगाओ यहां से, आउट करो उसको। बहुत ज्यादा जिज्ञासु की जरूरत नहीं है, बस इतना कि आपको जेलिस होनी चाहिए, थोड़ी जेलिस, थोड़े समय के लिए, कि यार उसने कुछ पूछा, डिस्कस किया और फिर अकेले आके सोच सको, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, और फिर एक जुनून मिले, रोज का जुनून। बस ये फायदा होता है, ये फायदा होता है हमें एक अच्छे दोस्तों के ग्रुप से। इज इट क्लियर? ज्ञानी पुरुषों को नहीं बनाएं जो अपना ज्ञान लाते रहे, हर रोज आपसे एक ब्रह्मास्त्र, एक तीर दागेंगे, एक क्वेश्चन दागेंगे, अरे ये बताओ, ये बताओ और वो बताओ वालों को डिलीट और ब्लॉक कर देना। पहले ही कह रहा हूं, डिस्कस करने वालों को जरूर मित्र रखो। उसने जो पूछा है वो प्रश्न, वो जनरली ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बेतुके होते हैं और आपको नहीं आता तो आपका दिमाग उथल पुथल हो जाता है, जो पढ़ रहे हैं वो भी गया बाढ़ में। ऐसे दोस्त नहीं होते, ऐसे दुश्मन होते हैं। क्या फर्क पड़ता है यार, नहीं आया तो वो पूछकर, भाई जो पूछ रहे हो, पूछने वालों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सवाल का सीधा जवाब पूछने वाले लोगों, मेहरबानी करके गूगल आंटी से पूछ लो कि कोई अंकल कहता है, कोई आंटी कहता है, इससे पूछ लो ना यार, किताबें हैं वहां पे देख लो। एक दूसरे को उथल पुथल क्यों मचाते हो? डिस्कस करो, थीमेटिक डिस्कस करो, मूल बिंदु पर परिचर्चा करो, जो भी बिंदु आया है उससे चीजें क्लियर होती हैं। उसमें क्या, सामने वाला बिना हीन भावना आए, बिना डरे, वो उसके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि अरे यार ये पहलू भी था, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं, और वो घर जाकर जरूर पन्ने पलटेगा। इज इट क्लियर? ये चीजें होनी चाहिए, ये सकारात्मक स्टूडेंट की एक बहुत अच्छी विशेषता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर आई थिंक हो गया होगा। अब मैं सीधा आपके कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो इससे संबंधित, फिर सीधा किताबों के नाम पर आता हूं। 5-10 सेकंड में आप अपने, यस तीसरे पेपर, रवि जी कह रहे हैं, रवि मुदगल जी, कि तीसरे पेपर राजस्थान जीके की क्या रणनीति अपनाई जाए इतने समय के लिए। इस प्रश्न का जवाब मैं अंत में दूंगा। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस पे बातें करेंगे, या जब तक मैं पेपर इसकी आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, बाकी लोग अपने क्वेश्चन यहां पे टाइप कर दीजिए, मैं क्वेश्चन देख सकूं, फिर किताबों के नाम बता के, और फाइनली इसको ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो रवि जी, तीसरे पेपर की जो रणनीति है, ऑनेस्टली एक ही लाइन बोलूंगा मैं इसके लिए। मैं रणनीति बताकर कोई रणनीतिकार नहीं बता रहा, अपनी बातें आप पर नहीं थोपूंगा। सबसे पहला तो ये है कि कितना वेटेज है, उसका वेटेज जस्ट आधा है, आधे से भी कम है ना। 2 पेपर हैं फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट के, उनका आप जब वेटेज नंबरों का देखोगे और फिर तीसरे पेपर का नंबरों का देखोगे, तो जितना उस पेपर में नंबरों का वेटेज है उतना ही समय उसको दीजिए, ज्यादा नहीं दीजिए। रणनीति में यही बेहतर मानता हूं। जितना क्वेश्चन का या नंबरों का वेटेज थर्ड पेपर का है, टोटल आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, तो केवल उतना ही समय उस पेपर को दीजिए, फालतू नहीं देना। यही मेरी तरफ से सुझाव है। बाकी पर्सनल रणनीति आप खुद बना लें, मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं ये कहूंगा
कि उसका मैं यूट्यूब पे नाम एक आध बता दूंगा आपको भी, राजस्थान जीके में क्या पढ़ें, पर चूंकि मैं ये चीज़ें मेरी नैतिकता नहीं कहती कि मैं किसी किताब का नाम लूँ। आपको जो मैटर बेहतर लगे, अगर पेपर आपने ठीक से समझ लिया तो हर एक मैटर में ये समझ विकसित हो जाती है कि भाई कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। थर्ड पेपर के लिए पहली लाइन को मेरी को याद रखना बस, कि समय प्रबंधन को इस तरह से करना है। ठीक है रवि जी, इसका जवाब मैं YouTube पे आपको दे दूंगा, यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे पब्लिकेशन से सर ने पैसे लिए हैं। आविर्भाव कह रहे हैं सर कंपैरेटिव पॉलिटी के लिए कौन सी बुक लूँ? हाँ अभी बताऊंगा आविर्भाव, एक एक सारों के अलग अलग बताऊंगा। समसामयिक की तैयारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, आपके सवाल भी यही है, कौन सा टॉपिक को कितना वक्त दें, सभ्या स्वामी जी कह रही हैं। वेरी नाइस टॉपिक, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए अब आप सभी के क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि किताबों पर आ चुके हैं कि मैटर क्या हो और कहाँ से, टॉपिक वाइज ले लेते हैं, है ना। ये मेरे हाथ में इसका सिलेबस है फर्स्ट और सेकंड पेपर का, इसमें सारे टॉपिक्स मेरे देखे हुए हैं। अब मैं सीधा बिंदु पर आता हूं। देखिए टोटल जो आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, जो पेपर हैं, उनको अपन क्या करते हैं, 6 भागों में बांट लेते हैं। इसमें आपकी 5 यूनिट दी गई हैं, मैं 6 भागों में बांट लेता हूं क्योंकि इसमें क्या करते हैं, थिंकर को 2 मान लेते हैं, थिंकर को 2 पार्ट मान के चलते हैं। इज इट क्लियर? तो सब एक पार्ट वाइज में उनकी किताबें बताऊंगा। मित्रों ज्यादा किताबें नहीं लेनी है, गांठ बांध लो एक बात की, ज्यादा मैटर नहीं लेना है, जो लेना है उसको अधिकतम करना है। ये रामबाण है। ठीक है, सबसे पहला देखिए थ्योरी, आपके कौन कौन से टॉपिक में बांटेंगे। सबसे पहले ग्रुप में आप थ्योरी को ले लो, राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा आप कह सकते हो विचारकों में पाश्चात्य राजनीतिक विचार। तीसरा आप भारतीय राजनीतिक विचार को ले सकते हो। 3 तो ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा आप कंपैरेटिव को ले सकते हो, चौथा ये हो गया। 5वां हो गया आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, और छठा हो गया इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नाम अब गहरा विश्लेषण नहीं करूंगे, इतना समय नहीं है, बस ये 6 यूनिट है कुल मिला के। पहला यूनिट जो है थ्योरी का जो पार्ट है, सबसे पहले थ्योरी को, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा अपनी अपनी रणनीति होती है, कोई उसको थिंकर को पहले पढ़ना पसंद करता है, पढ़ाने वाले लोग भी कोई थिंकर को पढ़ाते हैं, कोई थ्योरी को पढ़ाते हैं। मेरा ये मानना है कि यार आप लोग मुझसे संबंध बनाने चले हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट माई सेल्फ, even though I'm telling you, you must know inside out about my personality. मेरे व्यक्तित्व को पहले समझो कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय पहले प्राप्त करो, अच्छा रिलेशन बनेगा। तो मेरा मानना है हम थ्योरी पहले पढ़ते हैं, और थ्योरी में भी क्या पढ़ें, सबसे पहले आइडियोलॉजीज को पढ़ें, स्कूल्स को पढ़ें, आइडियोलॉजी और स्कूल के साथ साथ 2 किताबें पैरेलल चलाएं। ये मेरा अपना व्यू है, अपनी राय है, आपकी अपनी हो सकती है, आप इससे सहमति रखें असहमति रखें, एक अलग बात है। आप लोग पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और थ्योरी को एक साथ पढ़ें। पाश्चात्य राजनीतिक एक आम विद्यार्थी के लिए सरल रहता है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ें, ताकि थ्योरी में बहुत सारी थ्योरी तो वो पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी थ्योरी की, यार वो क्या कहता था। इवन जब आपने थ्योरी पढ़ा है तो स्कूल्स को पढ़ लिया, आपने आइडियोलॉजीज को पढ़ लिया। गुड इवनिंग चरण जी, आपने आइडियोलॉजी को पढ़ लिया कि उदारवादी क्या कहते हैं, समाजवादी क्या कहते हैं, उदारवाद की भी 3 धाराएं क्या कहते हैं, समाजवाद की 7 धाराएं क्या कहती हैं, उनके क्या विचार थे, मूल रूप से आप समझ चुके हैं। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो जस्टिस, इक्विलिटी या फिर लिबर्टी कोई भी पढ़ते हो, तो आपको यह ध्यान रहेगा कि यार इक्विलिटी अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्टिक, अच्छा उदारवादियों के अनुसार ये था, मजे आ गए। एक साथ हो गया ना क्लियर। राजेश जी पूछ रहे हैं थ्योरी के टॉपिक नव संस्थागतवाद और चॉइस थ्योरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनके जवाब दूंगा राजेश जी। बहुत सारे टॉपिक है मैंने अंडरलाइन किए हैं जो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। हाँ लगे हाथ मैं बता देता हूं, आपकी जिज्ञासा है तो राजेश जी, बाकी विद्यार्थियों के लिए भी बता दूं कि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं, लगभग 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर या तो वो बिल्कुल नहीं है या फिर उनका मैटर नहीं है। उन पर कंपाइल मैटर करके मैं आपको कुछ PDF में या फिर इस बोर्ड पे क्लास ले लूंगा बीच बीच में, कभी भी जब भी मेरा समय लगेगा डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। थोड़ा लीक से हटकर मैं आपको वो सारे के सारे टॉपिक अपने YouTube चैनल पर वो मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं, टेंशन मत लो। इनकी जो हैं उनको यार अच्छे से पढ़ लो। हाँ तो मैं बात कर रहा था किताबों की, बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं ना। थ्योरी और थिंकर का रिलेशन आपको समझ आ गया, दोनों को एक साथ लेकर चलना है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और राजनीतिक सिद्धांत को एक साथ पढ़ना है। एक और सावधानी, देखिए किताबों के नाम तो आप मुझसे सुन के और भी बहुत सारे लोगों से सुने होंगे, आप भी पढ़ते हैं, सब जिज्ञासु हैं, जानते हो, आपने लिख भी रखे होंगे, खरीद भी रखे होंगी किताबें, पर फिर निवेदन कर रहा हूं ज्यादा किताबों से बचें। ठीक है, थ्योरी में आप ले लें OP गाबा जी की और पुखराज जैन साहब। राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुखराज जैन का, सारे आइडियोलॉजी उससे बेहतर कहीं नहीं है, उससे ज्यादा कहीं नहीं है, बेहतरीन किताब है।
पुखराज जैन का और ओपी गाबा केवल 2 किताबें रखें आइडियल इसकी थ्योरी की, तीसरी कोई नहीं खरीदें। इसी के साथ मैं ये भी बता देता हूं कि आप लोग ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक जो होती है, जो आपकी एकेडमिक में चली है, आपकी ग्रेजुएशन में जो पढ़ी है, पीजी में पढ़ी, उनको सबसे आधार बनाना। और जो रेफरेंस किताबें होती हैं उनकी लैंग्वेज होती है टफ, तो रेफरेंस बुक को अतिरिक्त रखना। मेन केवल एक किताब, अगेन आई रिपीट, उसके साथ आप दूसरी को ले सकते हो। इज इट क्लियर? 2 किताबें सिर्फ कहूंगा थ्योरी में, ओपी गाबा और जैन साहब। अब आप कहोगे समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत कहां मिलेंगे? भाई साहब इतना कुछ नहीं है, ना ज्यादा प्रश्न डेप्थ में आते हैं। उसके लिए आप नरेश दाधीच सर का जो एक छोटी पतली सी गाइड सी है यार, 1 दिन की है सारी की सारी, वो पुस्तक है, उसको ले सकते हो दाधीच सर की। तो थ्योरी के लिए ओपी गाबा और पुखराज जैन, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के लिए BL फड़िया और ओपी गाबा ले लो चाहे तो, चाहे PD शर्मा ले लो। देखिए मेन एक रखनी है फड़िया, दूसरी कौन सी रखनी है? अब मैं ओब्लिक लगा लगा बोल रहा हूं, जिसके पास जो है वही रखना, टेंशन में मत आओ यार। किसी के पास JP सूद हैं, चारों पार्ट चलेंगे, कोई इशू नहीं है। आपने फड़िया के साथ JP सूद पढ़ना है, घबराओ मत, ठीक है। अगर वो JP सूद नहीं है, किसी के पास PD शर्मा है, इनफ देन, मोर देन, ठीक है। PD शर्मा भी उसके साथ चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन किताब फड़िया को रखें, उसके साथ चाहे JP सूद ले लो, चाहे BL फड़िया ले लो, चाहे ओपी गाबा ले लो, कोई इश्यू नहीं है यार। आप कहोगे 2-4 कहीं नहीं मिलते थिंकर्स, अरे मैं बैठा हूं ना उन चीजों के लिए, मैंने वादा किया आपसे कि यूट्यूब पे सारा डाल दूंगा, टेंशन मत लो। कुछ राइटर हैं, 3-4 राइटर जो जोड़े हैं, वो कहीं नहीं मिलेंगे। अब किस अपने अपनी एक थीम है राइटर्स की, जैसे आगे भारतीय में चर्चा करूंगा, वेस्टर्न में भी हैं कई जो नव मार्क्सवाद से रिलेटेड हैं। तो उन थिंकर्स को पढ़ने के अपना एक खास तरीका है। आप अगर जिज्ञासु लोग हो, मैटर की किताब का नाम ही चाहिए, तो एक आती है राजनीतिक विचारक विश्वकोश ओपी गाबा का, आप ग्रंथ के तौर पे अपने पास खरीद के रख सकते हो, उसमें से ये मैटर भी मिल जाएगा। पर मेरी राय है ज्यादा किताबों का बोझ मत करो यार, सिर्फ 2 किताब इसमें फड़िया और कोई भी एक, चाहे ओपी गाबा ले लो, बेटर रहेगा ओपी गाबा का ही ले लो, और राजनीतिक विचारक विश्वकोश, ठीक है। हाँ, आपकी जो भी है, मैंने 2 किताबें बताई हैं बस, ज्यादा नहीं। अब भारतीय राजनीतिक विचारकों में एक जैन साहब का ले लो, पुखराज जैन का, और दूसरा ले लो JP सूद का। आप कहोगे सर JP सूद का बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, भैया बड़ा मस्त वाला लिखा है। या जो भी मैटर आपके पास है, टेंशन मत लो यार, ज्यादा नहीं लेना है। एक आध छूट रहे हैं ना, मुझे मैसेज कर देना, केवल 2 किताब में लिखूंगा। इसमें किसी के पास गाबा है तो गाबा भी चल जाएगी, लेकिन मूल किताब जैन को रखना है। अब कंपैरेटिव की बात आती है कि कंपैरेटिव किसकी रखें? ओपी गाबा के बिना काम नहीं चलने वाला कंपैरेटिव में। इज इट क्लियर? तुलनात्मक राजनीति में, यहाँ पे तुलनात्मक राजनीतिक एनालिसिस नहीं है। नेट में जो टॉपिक का नाम आता है वो नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, और यहाँ पे कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स है। ध्यान देना, आपके जो पेपर में है ना, अभी देखो मैं बता देता हूँ, पेपर नंबर 1 में यूनिट नंबर 3 का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स, नाम से क्लियर है। पेपर नंबर 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स, और स्पेशल रेफरेंस भी उसमें दिया गया है। तो इसमें ज़्यादातर क्या है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस वाले सवाल और व्यावहारिकता सवाल ज़्यादा आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ से सब प्रश्न ज़्यादा आते हैं। सेपरेटली इनकी रणनीति मैं यूट्यूब पर डालूंगा, किस विषय की क्या पर्टिकुलर रणनीति होगी। आप पॉलिटिकल एजुकेशन नाम का यूट्यूब चैनल है, देख सकते हो। अगर आपको लगे कि सर की बातें ठीक ठाक लग रही हैं, देख सकते हो। बाकी समय खराब मत करना, बहुत कम समय है आपके पास। कंपैरेटिव में आपको लेनी है ओपी गाबा, और या तो तपन बिस्वाल की ले लो। ध्यान देना, या तो अब मैं या बोल रहा हूं, मेन किताब कौन सी होगी? ओपी गाबा, बस एक किताब कंपैरेटिव में। दूसरी में ओब्लिक में कौन कौन सी रखोगे? भाई किसी के पास तपन बिस्वाल है, वो भी बेटर है, बहुत अच्छी है, सिद्धांत बड़े अच्छे दे रखे हैं। तपन बिस्वाल ठीक है, चल जाएगा। नहीं है आपके पास CB गेना है, CB गेना बहुत अच्छा है, उसमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स बहुत अच्छी दी हुई है, बड़ी सरल भाषा में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। CB गेना, कोई बात नहीं, CB गेना रख लो। किसके साथ? गाबा के साथ। आप कहोगे साहब मेरे पास तो जोहरी है, जोहरी भी चलेगी, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जोहरी साहब का जो इसकी जो डायनेमिक्स वाला पार्ट है, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनेमिक्स इन इंडिया, वो बहुत बेहतरीन है। तो मेन एक किताब है ओपी गाबा, उसके साथ जोहरी ले सकते हो, गेना ले सकते हो, तपन बिस्वाल ले सकते हो, कोई भी एक रख लो। केवल 2 किताब इसमें से रखनी है। इज इट क्लियर? यस।
गिरिराज जी, आविर्भाव, सबका स्वागत है भाई, जो भी लोग जुड़े हैं अपने। और एक बार सुन लीजिए पूरा, फिर आपने सवाल, मैं आपके सवाल लूंगा। आईआर में क्या पढ़ें? बीएल फड़िया से बाहर मत जाना। बीएल फड़िया का वो जो ग्रंथ है जिसमें व्यवहार और सिद्धांत की दोनों कंबाइंड एक बुक आती है, वो मेरे पास है भी पुरानी, यहाँ पे रखी है। नया एडिशन जो है ब्लू कलर में है, आप लोग देख लेना। लेकिन बीएल फड़िया का ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब आती है, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, मिरर इफेक्ट है। ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन की, नया एडिशन आपको लेना है, जरूर ले लेना यार, कोई लोभ मत करना। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारी चीजें कवर करेगी, इसमें सिद्धांत भी हैं और व्यवहार की चीजें भी इसमें आ जाएंगी आईआर में। लेकिन एक क्वेश्चन का ट्रेंड जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कुछ हटके है, तो इसके लिए अब आप कहोगे सर मेरे पास तो ये उपलब्ध नहीं है, मिल नहीं रहा है मुझे जो है, तो आप क्या करें? आप फड़िया के साथ तपन विश्वाल ले सकते हो, बेहतरीन सिद्धांत लिखे हैं आईआर में, बहुत अच्छा है। सिद्धांत पोर्शन के सटीक प्रश्न वहां से हल हो जाते हैं, तपन विश्वाल, है ना। अब कहोगे महेंद्र कुमार की, फलाना सिंह की, उसकी है, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, भटकना मत हैं तो भाई उन्हें अलमीरा में सजा के रखो। इतना समय नहीं है कि सब में सर मारोगे, क्योंकि इसका खामियाजा मैं बहुत पहले भुगत चुका था। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा किताबें नहीं रखना है, केवल बीएल फड़िया। और दूसरी क्या देखनी है आपको देखनी है तपन विश्वाल, ठीक है। और इसमें अखबारों से दोस्ती कर लेना, क्योंकि अखबारों में, अखबार के साथ साथ अगर आप अतिरिक्त पढ़ सको तो कोई मैगजीन देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें से अपडेट करते रहो। आईआर बहुत ज़्यादा जो है चलायमान विषय है, बहुत ज़्यादा नया बनता रहता है। तो आपने क्या नोटिस किया आईआर में? बीएल फड़िया मेजर एक किताब, केवल सहायक किताब के रूप में तपन विश्वाल ले लो, या तो किसी के पास महेंद्र है तो महेंद्र जी की ले लो, या फिर इसके अलावा किसी के पास अगर कोई तीसरी है तो वो भी ले सकते हो। जैसे पंत जैन और पंचोली जी लिखते हैं, पुष्पेश पंत जी के साथ है एक किताब, वो भी ठीक है, अच्छी किताब है। अगर वो नहीं है तो किसी के पास राजेश मिश्रा जी की है, तो व्यवहार पे बहुत अच्छी, सिद्धांत नहीं है उसमें, सिद्धांत फड़िया जी ने बता तो दिए, फड़िया जी नहीं है तो तपन विश्वाल बता देंगे आपको। व्यवहार में राजेश मिश्रा जी की जो अंतर्राष्ट्रीय या भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति जो है ना, वो बड़ी अच्छी काम आ सकती है। ये सहायक किताबों के रूप में आप रख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा रखिए, रखना फड़िया को है, ठीक है। आईआर के बाद अपना क्या बचता है? राज व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल, बहुत कॉमन, लेकिन बहुत ही खास पार्ट है। सतवीर जी नमस्कार, आविर्भाव कह रहे हैं मेरे पास है सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 2020 एडिशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुन के खुशी हुई। अब इसमें जो है राज व्यवस्था में देखो 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट के रूप में राज व्यवस्था को समझिए आप। एक तो राज व्यवस्था जिसे आप संविधान कह सकते हो, उसके मूल्यों से संबंधित चीजें क्लियर करी, वैल्यूज, समझ में आया, उनकी वैल्यूज, तो वो कहाँ मिलेंगे उस पर मैटर भी बात करूंगा। दूसरा है केसेस जो होते हैं कंटेम्परेरी की अप्रोच में जोड़कर, सुप्रीम कोर्ट के केसेस। और तीसरा महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी राज व्यवस्था या मशीनरी के बारे में, राज व्यवस्था या मशीनरी के बारे में, उसके सिद्धांत या मूल्यात्मक जो अध्ययन है वो, और केसेस के बारे में। मूल्यात्मक अध्ययन क्या क्या है? लगाकर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से लेकर प्रियम्बल, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और निदेशक तत्व तक का जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका कहलाता है मूल्यात्मक पार्ट, ठीक है। तो इसको 3 भागों में हमने बांटा। ये मूल्यात्मक पार्ट में से बहुत अच्छे सवाल आते हैं आजकल। एक और बात है, दूसरा पार्ट मैंने आपको कहा कि केसेस को बहुत जरूरी है। अब केसेस को रिलेट किससे करें? केसेस को कहां से मिलेंगे, कौन से केस? देखिए बीएल फड़िया साहब का ही भारतीय शासन एवं राजनीति एक किताब आती है, ब्लैक कवर में आती है, बीएल फड़िया साहब की, बहुत प्यारी किताब है, वो ले सकते हो आप। केवल 2 किताब कहूंगा, एम लक्ष्मीकांत जो कि आप लोगों ने बाइबल का दर्जा दे रखा है, हालांकि मैं इतना नहीं मानता, पर फिर भी बहुत सटीक है, एग्जाम की भाषा के अनुरूप लिखते हैं एम लक्ष्मीकांत जी। तो एम लक्ष्मीकांत के साथ केवल बीएल फड़िया ले लें, केवल और केवल, नथिंग एल्स, कुछ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हो और आप लोगों के पास ये अतिरिक्त है सब कुछ, तो फिर पेरियार पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है जिसमें केसेस के बारे में बहुत अच्छी कवरेज होती है। केवल 2 किताब मैं यहाँ सजेस्ट करने के मूड से बैठा हूँ। मैंने आपको बताया राज व्यवस्था को 3 पार्ट समझकर चले, उसमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, ये केसेस सबसे ज्यादा किससे आते हैं? सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो पार्ट है ना, जिसे मैंने मूल्यात्मक पार्ट कहा भारतीय संविधान का, उधर से केसेस बहुत ज्यादा आते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, क्या संशोधन किया। अर्थात सामाजिक न्याय को अभिव्यक्त करने की जितनी भी कोशिश सैद्धांतिक रूप से हमारे संविधान ने की है, को बनाना या बिगाड़ना या परिवर्तित करने के जितने भी प्रयास कोर्ट के थ्रू हुए हैं, वही केसेस पूछे जा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी परंपरा बन गई है।
जाट साहब को नमस्कार। शील जाट जी हमसे जुड़े हुए हैं, दयाशंकर जी भी जुड़े हुए हैं, नमस्कार आप सबको। निकेश प्रणाम। और जितने भी मित्र या साथी लोग या विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, आप लोगों की कमेंट अगर नहीं देख पाया हूँ तो अंत में आपके सारे प्रश्न लेंगे। मैं थोड़ा संक्षेप में कर रहा था। अब पुनः कहता हूँ, पेपर यानी टेंडेंसी और रिवीजन इज द मस्ट। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी इसको देखेंगे, जो कोचिंगों में अध्यापन करवाते हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं विषय के, पर कहीं ना कहीं कभी कभी सफलता से कुछ कदम दूर रह जाते हैं। समझिए मेरी बात की गंभीरता को। वो ज्ञान की वजह से नहीं, ज्ञान के ज़्यादा होने की वजह से असफल हुए हैं और रिवीजन की कमी के कारण असफल हुए हैं। इज इट क्लियर? रिवीजन की कमी और ज्ञान की अधिकता आपको सटीक रणनीति से दूर रखती है। एकता गुड इवनिंग। हाँ, अरविंद कुमार सर की है, पेरियार पब्लिकेशन में राजेश जी कह रहे हैं। राजेश जी बहुत अच्छी जानकारी है आपकी, आप ले सकते हो, बर्डन नहीं है, बढ़ाना नहीं है। क्योंकि फड़िया का जो अपडेट वर्जन है, कुलदीप फड़िया जी उनके बेटे ने, उन्होंने जो लिखा है उसमें सारे केसेस हैं जो आने हैं, सब आएंगे। बाकी जो करंट में आ जाते हैं, संशोधन है, वो सारे दिए हुए हैं। अभी जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज़ है वो सब आ जाती हैं। वो सब करंट में समसामयिक में आप कवर कर लोगे किसी भी पत्रिका या पत्र से लेकर। कोई डरने की जरूरत नहीं है। पेरियार पब्लिकेशन ऐसा नहीं है सांस ही नहीं आएगा, पॉलिटी में सवाल ही हल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। केवल 2 किताबों का आधार बनाओ, पीएल फड़िया साहब की और एम लक्ष्मीकांत, काम हो जाएगा। आई थिंक आपकी सारे पार्ट पर मैंने बात की है। अब पहले तो मैं आपसे कुछ देखो, एक चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोग, कोई एंड्रयू हैवर्ट्स की बात करता है, कोई सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करता है, जाने कितनी किताबें मेरे सामने आई। अगर मैं आपको मेरे कलेक्शन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है राजव्यवस्था की मेरे पास लगभग 27 किताबें हैं, अकेली राजव्यवस्था की। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, पर मायना नहीं रखता यार, ज्ञान बाद में ले लेना, जिंदगी पढ़िए। भैया एकता बताइए आपकी क्या क्यूरी है। स्वरूप सिंह जी नमस्कार। एकता जी बताइए, आप यूपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बहुत सारे विद्यार्थी भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरी ये परिचर्चा आप सबके साथ शेयर करते रहें, बाकी लोग भी अपनी जिज्ञासा कमेंट कर सकते हो। अगली कुछ मिनट हम आपसे जुड़ेंगे, ज़्यादा समय लंबा नहीं लेंगे, समय का प्रबंधन पहली शर्त है हमारी। तो आप सब लोग, मैं मेरे मित्रों से आग्रह करूंगा कि अपने सवाल, क्योंकि आपका सवालों का जो स्तर होगा ना, वो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को बहुत फायदा करेगा। आप है ना, आप सवाल कीजिए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। जितने भी इसमें फर्स्ट ग्रेड अध्यापक जुड़े हुए हैं, जितने भी कोचिंग टीचर भी जुड़े हुए हैं, बहुत सम्मानीय लोग हैं, कुछ मित्र मंडली, आप प्रश्न कीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न गागर में सागर की तरह होंगे, सबका फायदा होगा। मैं मेरा थोड़ा अनुभव साझा कर लूँगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ, नहीं। मैंने बहुत सारे मित्रों से चर्चा की यार पिछले दिनों, तो जो बातें निकल कर आई आपसे साझा कर लूँगा। हाँ एकता बताइए, फटाफट से अपनी कमेंट बताइए। मुझे लगता है काफ़ी लंबा टाइप कर रही हैं। तब तक कोई और मित्र जो कुछ पूछना चाहे, चलिए कुछ एक कमेंट में पीछे जो छूटी हुई उन कमेंट्स को ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग बाकी बचे मित्र इसको शेयर कर दें, और अंत में मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ उस पर चर्चा करेंगे। संजय जी हेलो, सुरेंद्र जी हेलो, सभ्य स्वामी, नितिन जोशी, बहुत सारे अध्यापक मित्र जुड़े हैं। डॉक्टर बच्चन साहब भी हमारे साथ हैं। ये अमिताभ बच्चन नहीं हैं, हमारे ज्योग्राफी के बहुत विद्वान प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जयपुर में। आई थिंक अभिप्राय नाम से इनका संस्थान चलता है, बड़े सम्मानित मित्र हैं हमारे। राजेश जी हैं, सबको नमस्कार। प्रभुदयाल जी नमस्कार। राजकुमार हेलो। अनुराग मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी हैं। आपने कहा कि सर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं करवाओगे क्या? मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पर भगवान बुद्ध भी चुप हो गए थे। आपको पता है 10 ऐसे प्रश्न थे जिन पर भगवान बुद्ध भी मौन हो गए थे। आपका ये प्रश्न भी वही है, मैं यहाँ इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। आप लोग पर्सनल मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। योगी विक्रम जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। कॉलेज में जब मैं अध्यापन करवाता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखा था पीजी कॉलेज में, वहाँ ये अध्यापक हैं हमारे। स्वागत है आपका भी। तरुण सिंह नमस्कार। मनीष सिंह गुड इवनिंग। सुधीर यादव हेलो। मनीष सिंह गुजर नमस्कार आपको भी, ये भी अध्यापक हैं। सोनू आपका भी स्वागत है। सरवण पंचोली नमस्कार सर, कैसे हैं? HR चौधरी जी हेलो। रवि मुदगल नमस्कार। ऋतुराज मीना जी, धर्मेंद्र बढ़ाना आपका भी स्वागत है। राजेश जी को भी नमस्कार। SK को हेलो। नेहा हेलो। आपका कोई सवाल नहीं आया नेहा अभी तक,
प्रकाश यादव जी नमस्कार। रामअवतार, ये भी अध्यापक हैं, बहुत बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। रामअवतार, आपका भी स्वागत है। गुड इवनिंग। राजेश कश्यप, हरेंद्र डागोर, रवि मुदगल जी, सभी का स्वागत है। मनीष यादव, लोकेश यादव, वेद प्रकाश जी, किरण यदुवंशी मैडम, स्वागत है आपका भी और शुभकामनाएं भी। बहुत अच्छा गाइड करिए आप लोग आगे इस जो सेशन आ रहा है। श्रवण जी नमस्कार। डीएस मीना हेलो। आविर्भाव बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो। यस केशव हेलो। तारा बिजरानिया जी, आपका स्वागत है। मोहन जी आई लव यू टू। आप लोग पॉलिटी के बहुत अच्छे विद्यार्थी बनते जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है ना। और उधार दीजिए उस चीज़ को। धर्मेंद्र जी ये बिहार से जुड़े हुए हैं हमसे, स्वागत है आपका भी। रवि मुदगल, आपने पूछा था, बात हो गई है। राजेश, समसामयिक की तैयारी, इस पे यार ये समसामयिक का मुझसे सवाल ना पूछे, है ना। समसामयिक बाद में बात कर लेंगे इस पे। मुझे तो ये करंट जी के पढ़ाने वाले सारे टीचर ये देखिए, बुरा नहीं माने, माफ़ करना, मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि करंट जीके की भी यार टीचर से तैयारी करोगे, काय के प्रोफेसर बनोगे फिर, है ना। फिर भी मैं बात ज़रूर करूँगा इसके बारे में। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मेरे नंबर, मेरी प्रोफाइल में फ़ोन नंबर जो है वो मेरे ऑफिशियल नंबर हैं। आप लोग उस पर कोई जिज्ञासा कमेंट कर सकते हो। शाम को मैं देखूंगा, ज़रूर आपका जवाब दूंगा। जागसा राठौड़ जी हेलो। कौन सा टॉपिक को कितना वेटेज दें सर? हो गया सभ्या, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। चरण सिंह जी गुड इवनिंग। तुलनात्मक ठीक है। एकता के सवाल पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। पुखराज शर्मा, आपका स्वागत है सर। सीएल जाट साहब को भी नमस्कार। प्रदीप नमस्कार आपको भी। निकेश मेरे रिसर्च स्कॉलर हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से। राजेश जी, हाँ एकता के सवाल पे आते हैं। अभी बहुत सारी कमेंट आ गई हैं। स्वरूप सिंह जी को भी हेलो। यस एकता जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस का ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एट्सेट्रा सभी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ऐसा एक टॉपिक दिया है, उसको कैसे प्रिपेयर करें। इस टॉपिक को लिख के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एकता जी। आपके सवाल का, आपकी जिज्ञासा की डेफिनेटली मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। आपको मैटर भी बता दूंगा, आपकी मदद भी मैं करूँगा इस पर। आप इसे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके पास शायद नंबर है मेरे। राव सुमित गुड इवनिंग, ये शायद हमारे छोटे हैं। अजीत रॉयड हेलो सर। अखिल यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट कैसे निकाली जाए, ये रणनीति बताओ सर। प्रभु अब तक कहाँ थे आप? अभी तक इन्हीं पे तो बातें हो रही थी। एक बार इसको जब मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ये दोबारा आप देख लेना इसे, है ना। सब लोग नोट कर लीजिए, पॉलिटिकल एजुकेशन नाम का यूट्यूब चैनल पर ये अभी मैं इसको यहाँ से लेके डाल दूंगा, आप वहाँ देख सकते हो आराम से। और भी कई सारी जिज्ञासाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। अखिल भाई, ये आपको मिल जाएगा जो बातचीत हम कर चुके हैं। आप थोड़ा लेट हो गए। अजीत सर को हम सुंदर लग रहे हैं। अजीत जी, ये आपकी सुंदर आंखों का कमाल है, शुक्रिया। खेमचंद स्वागत है जी। राहुल जी नमस्कार आपको भी, हेलो सर। धीरज लिखियानी गुड इवनिंग। नवीन यादव जी हेलो, हैप्पी नमस्कार। राजेश जी कह रहे हैं सर जो टॉपिक नहीं मिल रहे हैं उन पर आपकी पीडीएफ का इंतज़ार रहेगा। आज के लाइव में बहुत लाभ मिला, आभार, गुड नाइट। आपको बहुत अच्छा लगा राजेश जी। अब देखिए, अंतिम 1 मिनट मैं आपके साथ हूँ, उसमें कुछ बातें और इम्पोर्टेंट हो जाएं। अगर आपका कोई जिज्ञासा ऐसी, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिले हैं मुझे ऑफलाइन बैचेस में भी, नेट के क्लासेस में हमेशा मिलते हैं, जो कुछ पूछना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते। उनकी स्थिति होती है कि कुछ कह भी नहीं पाते और चुप रह भी नहीं पाते। अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो मेरे मोबाइल नंबर प्रोफाइल में लिखे हुए हैं, फेसबुक प्रोफाइल में, उन पर आप मुझे मैसेज करके अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या शेयर कर सकते हो मित्रों। दूसरा, राजनीति विज्ञान जैसे विषय में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ टर्मिनोलॉजी का अपना खास महत्व होता है। मैं दावा नहीं करता कि मैं सबसे सरल भाषा में आपको बताऊंगा, पर मैं, मंजीत नमस्कार आपको, पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि वहाँ पे आप उस चैनल पे आ जाके मुझसे थोड़ी मदद ले सकते हो। आप देखिए, हाँ मैं पहचान गया मंजीत आपको। एक खास चीज़ ये है कि सफलता समय प्रबंधन का खेल है।
आपको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा डाइवर्ट करती हैं, जितेंद्र यादव नहीं बताएगा। आपको खुद से पहचानी है कि क्या चीज़ें आपको डाइवर्ट करती हैं। जो डाइवर्जन है उसे पन्ने पे लिखिए और सामने Ctrl+Delete दबा दीजिए। अब मैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि सर मुझे मेरे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से जो मित्र शामिल हुए थे उसमें उन्होंने बड़ा साथ और धन्यवाद दिया था कि सर आपने मदद की, मुझसे जो हुआ मैंने किया उनके लिए। तो उन लोगों का आज एक बड़ा प्रश्न आ रहा था, एक यक्ष प्रश्न ये था कि सर ये मजाक हो गया। मैंने भी स्टेटस में डाला कि आरपीएससी ने मजाक कर लिया। 1 जनवरी को लास्ट डेट के साथ वो लोग कैसे, हाउ इट कम्स पॉसिबल कि 2 अप्रैल को एग्जाम में बैठ जाएंगे। लगभग 2.5 महीने के समय में क्या कोई प्रोफेसर बन सकता है का बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी दुखद विडंबना भी है। मुस्कुराने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, पर 70 दिन भी मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप 70 दिन को 70 दिन के हिसाब से पढ़ पाए, इस भी समय में यदि आपका समय किसी कोचिंग ने ले लिया, किसी व्यक्ति या किसी डाइवर्जन ने ले लिया, तो जिम्मेदार आप खुद रहोगे। इज इट क्लियर? कोशिश करते हैं। श्याम यादव, हेलो। संदीप जी नमस्कार। कोई और प्रश्न आपका, कोई जिज्ञासा? अच्छा ये बताइए, आज की परिचर्चा से आपको कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, चलते चलते एक चीज़ और बता दूं कि कुछ टेक्निक्स पर, जो पढ़ाई के तरीके होते हैं, मैंने थोड़ा सा काम किया पिछले 10-15 दिन में। जैसे पोमोडोरो टेक्निक्स क्या होती है, वो पढ़ाई में कैसे काम आती है, सिलेबस का एनालाइज कैसे करें, पूरे दिन की दिनचर्या में अपनी रणनीति को कैसे एडजस्ट करें, 11th 12th की बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स जो सभी गा देते हैं अपने प्रवचन में, उनका कितना महत्व है, उससे हम क्या चीज़ें ले सकते हैं, ये प्रश्न। सुबह और शाम और दोपहर में से कौन सा समय पढ़ाई का बेहतर है का प्रश्न के साथ साथ थिंकर थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटी और आईआर या आईपी का स्पेशल अलग अलग रणनीति क्या होती है। इस हर विषय की चाल चलन अलग होता है, टेंडेंसी अलग होती है। इसको मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। आप समय ज़्यादा हो जाता, इतनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रख पाओगे, आपकी भी एक क्षमता है। एक सिस्टमेटिक वे में पूरे पन्ने पे लिख के, चाहो तो फोटो खींच के, चाहो तो वीडियो बना दूंगा बोर्ड पर, और आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको हो तो अभी उस एक कुछ क्षण के लिए यहाँ आपका वीडियो, जो मेरा चैनल है उसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ मित्रों, है ना। चलिए उसका लिंक शेयर कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में इसको लिख देता हूँ, आप आसानी से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे YouTube चैनल का लिंक है, यहां से आप सीधे YouTube पर जा सकते हो। यस, कोई और प्रश्न आप लोगों का? चलिए आज की परिचर्चा को यही विराम देता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि। जो भी जिज्ञासा है व्हाट्सएप करें, कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाइए। पॉजिटिविटी इज मोर पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। इससे ज़्यादा कुछ भी सकारात्मक नहीं है। अक्षय जी नमस्कार। और भाई हमारे अलवर से जुड़े हुए हैं, सैनी साहब हैं, पवन जी आपको भी हेलो, ठीक है। शुभ रात्रि।